आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम 19 जुलाई के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि हम डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस समय कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो वुमेन रिजर्वेशन, नालंदा, हाथरस, फाइनेंस कमीशन और क्लाइमेट चेंज वाइल्ड लाइफ पे। तो फटाक से बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन की। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे आप कोर्स को जरूर अवेल करें। आज से क्लास शुरू हो गई है आंसर राइटिंग की। कैसे आंसर लिखना है, कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे, किस तरीके से आंसर लिखना है, एवरीथिंग, सब कुछ आपको एक एक चीज बताई जाएगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके। और सिर्फ 600 रुपए का, आमतौर पे कोर्स बहुत महंगे मिलते हैं। हमने करंट अफेयर्स भी ऐसे ही डिजाइन किया है कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा फायदा मिले। तो सबसे पहले तो वुमेन्स इन रिजर्वेशन पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी। देखिए, अभी जो जनरल इलेक्शन हुए हैं यूनाइटेड किंगडम ने, समझिए कि 40% वुमेन्स इलेक्ट होके आई हैं। कमाल हो गया। 263 औरतें हैं। औरतों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर औरतें कानून बनाएंगी ना तो औरतों के लिए होंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारी औरतें काफी पीछे हैं। भारत की बात कर रहा हूं तो ये कमाल है ब्रिटेन की। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 45%, आधी से ज्यादा औरतें हैं। अमेरिका में भी अच्छी खासी है, 30%, मतलब 29%। तो आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड सबसे पहले सेल्फ गवर्निंग यूनिट बना और उसने पहली बार यूनिवर्सल वुमेन सफरेज दी, यानी कि औरतें भी 1893 में वोट कर सकती है। ये न्यूजीलैंड में हुआ पहली बार। और न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पूरा, मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो ब्रिटिश रूल करता था। यूके ने 1928 में ये राइट दिया, वुमेन राइट टू वोट। अमेरिका ने ये राइट जो है वो 1920 में दिया। अब आप देख सकते हो, ठीक है ना, कहां कहां कितनी इलेक्टेड वुमेन है। तो आप ये देखिए कि यहां पे स्वीडन 46%, सबसे ज्यादा कोटा इनका, किसी का भी कोटा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पार्लियामेंट में इनके लिए सीट रिजर्व्ड है। आप देख सकते हैं कि स्वीडन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और यूके और अमेरिका, ये जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं और अफ्रीकन नेशंस हैं, मतलब साउथ अफ्रीका एक इकलौता, वहां पे कोई कोटा नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 16% है। बांग्लादेश में 20% है। अच्छा, बांग्लादेश में अच्छा खासा कोटा है औरतों के लिए। वहां पे सरकारी जॉब में भी कोटा है। 10% औरतें जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, मतलब 10% सीट जो है वो 10% सीट जो है वो औरतों के लिए रिजर्व्ड है। वैसे आपको बता दूं कि बांग्लादेश में टोटल 56% कोटा है। और इसी रिजर्वेशन की वजह से इस समय बांग्लादेश में बहुत ज्यादा, मतलब युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें से लगभग 105 लोगों की जान चली गई। 19 जुलाई तक की बात है। और मेन उसमें प्रॉब्लम की बात यह है कि जो 30% रिजर्वेशन वो दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं? वो बेसिकली दे रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स को, जो 1971 के हैं। ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो औरतें आई हैं, यहां पे सारी चीजें हुई हैं। अब हम भारत की बात करते हैं। मैंने जानबूझ के आपको भारत की बात नहीं बताई। चलिए, भारत के हालात बहुत खराब है। अगर हम वुमेन एमपीज की बात करें, बहुत बहुत खराब है। भारत ने 1951 में जनरल इलेक्शन हुए तो हर किसी को, औरतें भी जो है वो वोट कर सकती थी। अब लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन, अब देख लीजिए, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन 5% था और 5 से 10% था, और ये 12% तक 2014 में आया। और अभी अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 14%, 18th लोकसभा में। आप समझ सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो और हालत खराब है, 9%, यानी कि हर 100 में से 9 सांसद ही औरतें हैं। और यहां पे 100 में से 14 सांसद जो हैं, लोकसभा की बात कर रहा हूं, वो औरतें हैं। तो बहुत 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 ज्यादा बुरे हालात हैं भारत के। वुमेन रिजर्वेशन के बिल की बात होती है। अब आपको जान के हैरानी होगी, पंचायत हर किसी ने देखी होगी, वहां पे कौन होते हैं? प्रधान जी नहीं होते, उनकी वाइफ होती हैं, है ना। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो आया, तो उसमें 73rd में पंचायती राज आया और 74th में म्युनिसिपल, नगर निगम को देखा गया। तो इसमें 1/3 यानी कि 33% सीट जो है वो औरतों के लिए रिजर्व रखी गई। ठीक है। ऐसे ही लोकसभा और विधानसभा में भी 1996-2008 में रिजर्वेशन देने की बात कही। अब हम कोटा सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान बांग्लादेश में है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोटा सिस्टम रखे तो अच्छी बात है, आप रिजर्व सीट्स रिजर्व कर दीजिए। पार्टी कोटा या रिजर्व सीट की बात करें, जैसे कुछ पार्टी कोटा भी होता है कि पार्टी में इतनी सीटों पे चुनाव जो है वो औरतें लड़ेंगी, या इतने परसेंटेज हमारी औरतें जो है वो चुनाव लड़ेंगी। ठीक है ना। तो ये भी चीज है। अब इसमें होता क्या है, जैसे अब रिजर्व्ड सीट तो ये है कि इतनी औरतों को चुन के आना ही है,
बट यहां पे बात है कि क्या औरत डिजर्व करती है, क्या महिलाएं डिजर्व करती हैं, मतलब क्या वो उतनी अच्छी पार्लियामेंटेरियन बन पाएंगी, क्या उतना अच्छा समाज के लिए सोच पाएंगी। इससे अच्छा बहुत लोग कहते हैं पार्टी कोटा है, कि इतने सीटों पे पार्टी जो है वो औरतों को चुनाव लड़वाए और उसके बाद जनता डिसाइड करे कि उनको आना है कि नहीं आना है। ये चीज है। अब 106 अमेंडमेंट हुआ 2024 में। भारत की जो रैंक है वो 143 है। अगर हम नेशनल पार्लियामेंट में वुमेन्स के पार्टिसिपेशन की बात करें तो भारत सबसे पीछे है। पार्टी रिप्रेजेंटेशन में जो टीएमसी है उसमें सबसे हाईएस्ट वुमेन एमपीज है। खैर टीएमसी में तो आपको पता ही ममता बनर्जी फीमेल, मतलब एक तरीके से बहुत कम जो है फीमेल सीएम है, तो उसमें ममता बनर्जी जो है वो आगे है। ममता बनर्जी इस समय वेस्ट बंगाल में सीएम और वही इकलौते जिन्होंने नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दी। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस, उनका 13% जो है वो फिगर है। ये चीज है। तमिलनाडु में नाम तलिमल कच्ची 50% ये कोटा सिस्टम को फॉलो करता है, यानी कि आधी जो कैंडिडेट्स है वो वुमेन होंगी। ओके, 106 अमेंडमेंट की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सितंबर 2023 में पास हुआ। अब इसमें था कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन जो है वो होना पड़ेगा। ठीक है ना, इसकी बात हुई। लेकिन अभी नहीं आएगा ये अब आप बोलेंगे सर ऐसा है तो हमारी लोकसभा और विधानसभा में है क्यों नहीं, क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है वो जब अभी 2029 जनरल इलेक्शन में ये होगा, तो यानी कि अगले जनरल इलेक्शन में। ओके, दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी, पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है नालंदा। तो नालंदा जो है वो एक नेम नहीं, वो एक आइडेंटिटी है। नालंदा एक रूट, हमारे रूट्स में है नालंदा। नालंदा मंत्र है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, और एक नॉलेज है और इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसकी किताबों को जलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने नया कैंपस, नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बिहार के राजगीर में, पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे इसको इनॉग्रेट किया। नीतीश कुमार भी आए थे। तो बताया कि गोल्डन एज है। अब आपको बता दूं कि नालंदा जो है वो कुमार गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि लगभग 1600 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। नालंदा की बात करें तो भारत उस समय अमेरिका हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी, 4 तो लाइब्रेरी थी, और वो भी मल्टी स्टोरी। दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहां पे आते थे। आज की जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या एमआईटी है, वैसे उस समय नालंदा होता था। मेडिकल की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, लिटरेचर, एवरीथिंग, आप पढ़ाई का नाम लीजिए तो कमाल। और नालंदा ने, मतलब आप ये समझिए कि हर किसी को नालंदा ने खुले हाथों से हर किसी का स्वागत किया। ठीक है, ऐसे ही पाला किंग्स ने भी यूनिवर्सिटी बनाई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो बनी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई, लेकिन नालंदा से शानदार कुछ नहीं रहा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, वैसे तो भारत की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला है, वही जिसमें आर्यभट्ट भी पढ़े, चाणक्य भी जिसमें आचार्य थे। तो नालंदा जो है वो कमाल। और आपको बता दूं कि नालंदा में इतने सारे, मतलब लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। तो यहां पे आर्यभट्ट से हर्ष, धर्मपाल, नागार्जुन, धर्माकीर्ति, असंग, वासुबंध, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र, ये सब के सब महायान, हीनयान के फैकल्टीज सब के सब यहां पढ़ाते थे। ह्यून सैंग, अच्छा खासा ह्यून सैंग ने लिखा है, ये चाइना के यात्री थे जो कि यहां पे आए, 5 साल इन्होंने यहां पे बिताए। हर्षवर्धन का ये रीन था 7th सेंचुरी में। और आप समझिए कि आपका दरबारी तरह इंटेलिजेंट होता था कि खूब सवाल दागता था, तो यहां पे बिताए और काफी कुछ लिखा यहां पे। अब आप ये समझिए कि हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, अर्ली बंगाल इन रीजनल पर्सपेक्टिव, जिसको अब्दुल मोमिन चौधरी और रणबीर चक्रवर्ती ने लिखा, उन्होंने बताया कि नालंदा को बुद्धिस्ट साइट कहा जाता था। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता था। रोमिला था, पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताती है कि जो सुमत्र हैं उन्होंने पाल किंग से ये परमिशन दी कि नालंदा में मोनास्ट्री बनवा दे। तो यानी कि एक तरीके से बुद्धिस्ट जो ईस्टर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक अच्छा खासा टाइज था। दुनिया भर के बुद्धिस्ट, क्या दुनिया भर के क्या बुद्धिस्ट भारत से ही निकला, तो हर कोई यहां पे आता था। अब नालंदा का अंत कैसा हुआ देखिए। बख्तियार खिलजी, स्लेव डायनेस्टी आ गई थी। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में महमूद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब उसका एक स्लेव बख्तियार खिलजी जो है वो यहां पे आता है। अब इसने क्या किया, कहानी कुछ ऐसी है कि बख्तियार खिलजी ने यह कहा कि भाई एक दिन बीमार पड़ गया बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया तो फिर यहां पे डॉक्टर्स ने उसका इलाज करना चाहा, जो वैद्य नीम हकीम थे। तो हुआ क्या कि बख्तियार खिलजी जो है वो हिंदुओं से इलाज नहीं करवाना चाहता था। ठीक है ना,
तो बख्तियार खिलजी का कुछ ऐसा था कि वो कहता था कि नहीं, मैं हिंदुओं से इलाज नहीं करवाऊंगा। तो अब भाई जान तो बचानी थी। तो यहां पे जो वैद्य बाबू हैं उन्होंने कहा कि एक काम करिए कि आप बस पढ़िए, कुरान पढ़िए और आप ठीक हो जाएंगे। तो बोला ठीक है, कुरान पढ़ा, ठीक हो गए। क्या हुआ, कुरान में क्या होता है कि जब आप पेज पलटते हैं तो हाथों में थूक नहीं लगाते थे, हल्का सा थूक लगा के पेज पलटते हैं। तो वो पूरी कुरान में उन्होंने एक आयुर्वेदिक लेप लगा दिया था, जिसकी वजह से ठीक हो गया बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को लगा कि भाई ये तो बहुत टैलेंटेड है। मरते मरते बख्तियार खिलजी को बचाया, लेकिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया, पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया। बोला कि इतने टैलेंटेड नहीं, हमसे आगे निकल जाएंगे। सब जला दिया, लाखों लाखों किताबें जल के खाक हो गई, कितनों को मार दिया, मर्डर कर दिया। और आपको बता दूं कि बिहार में बख्तियारपुर के नाम से एक शहर है, क्या ही बोले, सतीश चंद्र हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, मोहम्मद हबीब स्टडीज इन मेडिवल इंडियन पॉलिटी और कल्चर, बख्तियार की डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डीएन झा ये आर्गुमेंट देते हैं, जो अगेंस्ट द ग्रेन, डीएन झा बताते हैं कि मतलब जो नालंदा का डिस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अलग था। बख्तियार खिलजी ने डिफरेंट फोर्टिफाइड मोनास्ट्री को कैप्चर किया था, औदंद बिहार और उदांतपुरा विहार, ठीक है ना। नमित ओराव का पर्सपेक्टिव ये है, जो इंडियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखते हैं, कि टर्को पर्शियन इन्वेजन्स जब हो रहे थे तो ज्यादातर बुद्धिस्ट साइट छोड़ दी गई थी या कन्वर्ट हो गई थी। नालंदा को डिस्कवर किया इंडियंस ने 19th सेंचुरी में, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसका इतना शानदार इतिहास है, तो दोबारा इसको खोला गया है। और यही है कि अभी ये एक ओपन बुक है, और आप ये समझिए कि नालंदा का रेफरेंस बहुत ज्यादा है। मैंने इस पर एक पूरा सेपरेट लेक्चर भी किया है स्टडी ग्लोस पे, तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अब वाइल्ड लाइफ पे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ रहा है, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और आज वैसे ज्योग्राफी की क्लास होगी, तो आंसर राइटिंग का कोर्स आप ले सकते हैं। अभी देखिए क्या हुआ है कि केरल के एलिफेंट काउंट, केरल में हाथियों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। 1920 से 1793 हो गई है। डेंसिटी 0.19 पर स्क्वायर किलोमीटर है। केरल में वायनाड चली जाए, आपको हाथी ऐसे ही घूमते हुए दिख जाएंगे। साउथ में आपको हाथी ऐसे ही घूमते हुए दिख जाएंगे, स्पेशली केरल में बहुत है, कर्नाटक, केरल। 0.19 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक भी नहीं है। तो ये बहुत ही चिंताजनक है दोस्तों, आप समझ रहे हो। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताती है कि भाई देखिए नेचुरल वेरिएशन की वजह से है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, हाथियों को खाना चाहिए और अच्छा खासा खाना चाहिए, वो खाना मिल नहीं रहा तो माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट करने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और इस बार पिछले साल भैया अल नीनो रहा, जिसकी वजह से और बारिश नहीं हुई, तो काफी ड्राई स्पेल्स रहे, पानी वानी मिला नहीं, हाथियों को और ज्यादा दिक्कत हो गई। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर AK शशींद्रन ने एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन केरला ये 2024 में रिपोर्ट रिलीज की। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 23 मई से लेकर 25 मई तक पूरा सर्वे हुआ, ठीक है। और उसके बाद कुछ चीजें बोली गई। सबसे पहले स्टेबल पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन वो है जो अभी सही है। अब पेरियार और नीलंबूर में स्टेबल एलिफेंट पॉपुलेशन हमको दिखी, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरल में। वायनाड और अनामुड़ी, अब आपको बता दो ये दोनों ही टूरिस्ट प्लेस है। यहां पे पॉपुलेशन में 29% और 12% का रिडक्शन देखने को मिला। अनाईमुड़ी में, जहां पे अनाईमुड़ी वैसे पीक है, हाईएस्ट पीक है केरल में ये, ठीक है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ददोपट्टा तमिलनाडु में सबसे ऊपर, और अनामुड़ी जो है केरल में। 696 अनामुड़ी में और 615 अभी है। नीलंबूर में 198, पहले 171 थी, तो यहां पे हमको राइज देखने को मिला, स्टेबल पॉपुलेशन है। पेरियार में 811 और अभी 813, वायनाड में पहले 250 और अभी 178, ठीक है ना। तो अब स्टेबिलिटी पेरियार और नीलंबूर में क्यों देखी गई? टोपोग्राफी की वजह से, जाहिर सी बात है। देखिए बहुत मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ओके। और एक तरीके से एलिफेंट के लिए बेस्ट रहने की जगह है ये। साथ ही साथ तमिलनाडु से फॉरेस्ट, जो तमिलनाडु के जंगल है उनसे बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो अगर कोई दिक्कत होती है, हाथियों की याददाश्त बहुत बढ़िया रहती है, तो वो तमिलनाडु चले जाते हैं। वायनाड में जो ड्रॉप आया है, अच्छा खासा ड्रॉप आया, 250 से सीधा 179, वो जो बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं हुई, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, मुश्किल हुई। साथ ही साथ हैवी रेनफॉल भी अगल बगल के एरिया में, बांदीपुर हो गया, मधुमलाई हो गया, नागरहोल टाइगर रिजर्व हो गया तमिलनाडु में, यहां पे भी हमको देखने को मिलता है। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए इंपैक्ट अच्छा खासा है क्लाइमेट और हैबिटेट क्वालिटी का। रिपोर्ट यही एम्फसाइज करती है कि जो द वेदर इवेंट्स और हैबिटेट क्वालिटी है, ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि भाई अब जाहिर सी बात है, अगर उनको खाना पानी नहीं मिलेगा तो इंसानों की बस्ती में आएंगे, और वहां पे फिर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है
वो काफी ज्यादा हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत है। मिटिगेशन मेजर्स जैसे सोलर पावर फेंसिंग, ट्रेंचेस, रेल फेंसेस, क्रैश गार्ड रूफ फेंसेस, कंक्रीट वॉल्स जो है ये कनेक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से और ज्यादा जो एलिफेंट्स है वो मूव नहीं कर पाने। तो ये है। लो भैया हाथरस, बाबा जी आ गए। पेपर 3 सुपर इंपॉर्टेंट है। बाबा जी ये हैं सूरजपाल, पुलिस में नौकरी करते थे, उसके बाद इनके ऊपर रेप का भी इल्जाम लगा, लेकिन फिर ये बोले कि चलो बाबा बन जाते हैं, सस्पेंड भी हुए वहां से, या निकाला या छोड़ा जो भी है, जेल भी गए हैं ये, ठीक है। अब ये आए हैं। अब ये बाबा जी के हुआ क्या आपको बता दूं। बाबा जी वैसे तो उनको किसी और के नाम से ही बोला जाता, बट हम सूरजपाल ही बोलेंगे। बाबा जी हाथरस में अपनी सभा करने गए। हाथरस में सभा करने गए, वहां पे बोले कि मेरी चरणें जो चरण की धूल जो है वो अपने माथे पे लगा लो, काम हो जाएगा। और जैसे ही ये वहां के लोग करने गए, 100 से ज्यादा लोग मर गए, भगदड़ हो गई, भगदड़ में मर गए। सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल एंटी सुपरस्टिशन लॉ लाने की जरूरत है। अभी जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज है वो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हमको समझना पड़ेगा। और एक तरीके से पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है। भाई नेता है, नेता जाएगा इन बाबाओं के पास, क्योंकि इन बाबाओं के पास वोट बैंक होता है, जो बाबा बोल देंगे वोट उसको जाएगा। ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज जो एक्ट है, लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग एक्ट 1954, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और काफी इनइफेक्टिव है। महाराष्ट्र, कर्नाटक ने स्टेट एक्ट निकाले, स्पेसिफिक लॉज निकाले हैं, और हमने देखा कि महाराष्ट्र का जो एक्ट है वो तो बहुत ही जबरदस्त रहा है, काफी फर्जी बाबाओं को जेल में भी डाला है। एक तरीके से कोई यूनिफॉर्म स्पेसिफिक लॉ नहीं है, और एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो। तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है क्योंकि लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन है। देखिए कई बार क्या होता है कि इस प्रैक्टिसेस को कैसे डील करना है, अंधविश्वास को कैसे डील करना है, हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे सीबीआई हो गया, पुलिस हो गया, ईडी हो गया, अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रेनिंग बहुत एडिक्वेट नहीं है। फिर उसके बाद कल्चरल बायसेस भी हमको देखने को मिलता है कि भाई पता चला कि कोई पुलिस में गया वहां पे रेड करने या फिर पूछताछ करने, पता चला वही उनका भक्त निकला। केसेस फाइल नहीं किए जाते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं करती है। आपको बता दूं कि बाबा के ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। हाँ, ये अजीब बात है। बाबा तक ने कितने सारे बयान दिए, बोला जो आएगा वो जाएगा, इस तरीके के। कई बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से कन्विक्शन नहीं होते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यस। अब ये बाबा जो है दलित या फिर जो गरीब वर्ग है इनको बहुत ज्यादा फॉलो करता है। मैंने देखा कि गरीब लोग काफी ज्यादा अंधविश्वास को मानते हैं, ठीक है, मतलब ज्यादातर। तो जो सुपरस्टिशियस, जो अंधविश्वास प्रैक्टिसेस हैं, ये कई बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है, और इसमें कई बार ये अथॉरिटीज एड्रेस भी इसको नहीं करती हैं। तो आर्टिकल 25 के तहत आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, समझ रहे हो, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अगर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ अगर कोई जो है वो डिस्टर्ब करता है तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, और इसमें क्लियर डेफिनेशंस यहां पे हमको दी गई हैं। तो एंटी सुपरस्टिशंस लॉज जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए अगर बनाए जाए तो ज्यादा बेटर होगा, राइट। रिकमेंडेड एक्शन क्या है? नेशनल लेजिस्लेशन। सबसे पहले तो एक नेशनल एंटी सुपरस्टिशन लॉ जो है वो बनाया जाए, ठीक है ना। लॉ एनफोर्समेंट की ट्रेनिंग की जाए, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो भी, तो उनकी अच्छी ट्रेनिंग की जाए। भाई विक्टिम्स जो हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, बाबाओं ने पता नहीं क्या क्या किया है, लेकिन डर के मारे वो रिपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा हो कि विक्टिम को कॉम्पनसेट भी किया जाए और उनको सिक्योरिटी भी दी जाए कि आप परेशान मत होइए, सब सही होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट को लोगों को बताया जाए कि भाई एक्चुअल में अपने ऊपर मेहनत करो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। और लगातार रिव्यू, और अगर जरूरत है तो लॉ को अमेंड भी करिए। हमारा आखिरी करंट अफेयर, फाइनेंस कमीशन, पेपर 2 सुपर इंपॉर्टेंट, और पेपर 3 के लिए भी। तो भैया छठी फाइनेंस कमीशन जो है, हमारे नीति आयोग के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन अरविंद पनागरिया, ये जो है वो लीड करेंगे, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब पिछले साल 2023 दिसंबर में इसको कमीशन किया गया था। 2025 में कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस सबमिट कर देगा, जो कि अगेन 5 साल तक वैलिड रहेगी, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 2031 तक वैलिड रहेगा। फाइनेंस कमीशन क्या है? आर्टिकल 267 सुपर इंपॉर्टेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे संविधान में लिखी है। टैक्स को कैसे देना चाहिए,
क्योंकि देखिए पूरा टैक्स से ही सब कुछ चलता है, तो कितना टैक्स देना चाहिए, कैसे टैक्स देना चाहिए, ये सब पे बात होती है। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो क्योंकि कमीशन है, तो कमीशन खाली रिकमेंड कर सकती है। अब मानना ना मानना, कितनी बातें केंद्र मानती है वो उनके ऊपर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बाइंडिंग है, नरेंद्र मोदी को सारी बातें माननी पड़ेंगी। हर 5 साल में इसको रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है ना, और 2 साल ये कम से कम अपने रिकमेंडेशंस यानी कि पूरी रिपोर्ट फाइल करने के लिए लेती है। वर्टिकल डेवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होता है कि हर किसी को इक्वल मिले। वर्टिकल डेवोल्यूशन होता है नेट टैक्स रेवेन्यू। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ कि इक्वालिटी पे यहां पे बात होती है। जब भी हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की बात करेंगे तो कितना राज्य को मिलना चाहिए, तो पॉपुलेशन, फर्टिलिटी लेवल, इनकम लेवल, ज्योग्राफी सब देखी जाती है। हर एक चीज में इक्वालिटी हम बरतेंगे। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कि अगर महाराष्ट्र की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हो सकता है ज्योग्राफी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की ज्यादा टफ है, हो क्या सकता है ही है, तो सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन वर्टिकल डेवोल्यूशन में क्या, सबसे ज्यादा मतलब ऊपर से नीचे ना, तो टैक्स रेवेन्यू को देखा जाता है। ओके, जो लास्ट फ्यू फाइनेंस कमीशन है उन्होंने आप वर्टिकल डेवोल्यूशन को ही ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे ज्यादा फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। 32% 13th कमीशन ने बोला, 42% 14th और 41% 15th कमीशन ने बोला। ओके, और इसीलिए केंद्र और राज्य काफी आपस में भिड़े रहते हैं। जीएसटी को लेकर, भाई जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया, लेकर फ्यूल्स को लेकर तो काफी दिक्कतें होती है। बाकी लोकल बॉडीज को तो पैसा ही नहीं मिलता। 16th फाइनेंस कमीशन ने मतलब यही है कि भाई मतलब जो अभी बनाई गई है कि बोला है कि लोकल जैसे पंचायत और म्युनिसिपालिटी, नगर निगम को भी पैसा मिले। अब डिसएग्रीमेंट क्या है भाई, सबसे पहले तो फंड एलोकेशन की बात। स्टेट्स कहते हैं कि हमको पैसा नहीं देते, हमको ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। सेंटर जितना कहती है उससे कम हमको देती है। 38% वर्सेस 41% 15th फाइनेंस कमीशन में बात चली। डिविजिबल पूल, अब देखिए यहां सेसेस और सरचार्ज की बात करेंगे। टैक्स पे जो टैक्स लगता है, ठीक है ना, ये नहीं दिया जाता, ये स्टेट्स को नहीं दिया जाता जो कि देना चाहिए। इस पे जो स्टेट्स का शेयर है वो दिया जाता है। और जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वो कहते हैं कि हम डेवलप्ड स्टेट है, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब भी हमको पैसे नहीं दिया जाता। तो अब यही है कि जो फाइनेंस कमीशन की इंडिपेंडेंस है, आप ये समझिए कि जो मेंबर्स है वो केंद्र अपॉइंट करता है, तो जाहिर सी बात है जो जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अगर कमीशन में वही मेंबर्स होंगे तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होंगे, ये बात है। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे, कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट studyglows.com, नहीं तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे ले लीजिए। बाकी हमारे कोर्स को अवेल करें, मजा आएगी आपको आंसर राइटिंग करने में। थैंक यू सो मच।